गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री। अब हम चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड। The disintegration of Mughal Empire in the 18th century was followed by the emergence of a number of smaller regional kingdoms. 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल एम्पायर था वो कहीं ना कहीं उसका ख़ात्मा शुरू होना हो गया था, ख़ात्मा स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने की कगार पे था, वो जब उसका ख़ात्मा शुरू हो गया था तो हुआ क्या, जो स्मॉल कुछ छोटी छोटी किंगडम्स थी जो उभर कर सामने आने लगी। द पीरियड आल्सो विटनेस द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम नेशंस सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल एंड द नीदरलैंड एंड एस्टैब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स। और जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म होना शुरू हो गया तो हिंदुस्तान में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने एंट्री लेना शुरू कर दी थी और वो हिंदुस्तान आने लगे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड। और यहाँ से वो लोग हिंदुस्तान आने लगे, यहाँ से वो व्यापार स्टार्ट करने लगे और इसके लिए उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए थे। Of these, the English and the French companies went ahead and they secured a few territories in India in the 18th century. जो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज थी उन्होंने भारत में 18वीं शताब्दी में कुछ टेरिटरीज थी जिनको सिक्योर कर लिया था। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और जिसकी जब उन्होंने कुछ टेरिटरीज को भारत में इंग्लिश और फ्रेंच ने, यानी कि ब्रिटेन और फ्रेंच ने सिक्योर करना शुरू कर दिया तो इन दोनों के बीच में एक दुश्मनी की बुनियाद रखना शुरू हो गई, जिसकी को हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। इट एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन। लेकिन इस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का खात्मा कब हुआ? इसका खात्मा हुआ जब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ थे पूरी तरह से उनका कब्ज़ा हो गया था, यानी कि डोमिनेंस किसका हो गया था? ब्रिटिशर्स का। तो जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। द ब्रिटिश देन बिगिन द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी द बैटल। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाना, हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया था। द बैटल ऑफ पैलेसी इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1764 gave them complete control of the Bengal province, making it a colony of the British East India Company. 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी और 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुई थी। इन दोनों जंगों के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका भारत में कंप्लीट कंट्रोल हो गया था। कहाँ पर? बंगाल में। और उन्होंने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया था। किसको? बंगाल को। यानी कि बंगाल क्या बन गया था? ब्रिटिशर्स के लिए एक कॉलोनी बन गया था। द ब्रिटिश ग्रेजुअली टुक ओवर द रूल ऑफ द एंटायर सब कंटिनेंट। और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज थे, वो पूरे भारत को अपने कब्जे में उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। और जब हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं भारत में, हम जब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं हिस्ट्री के, तो वो एक तरह से कहाँ से शुरू होता है? वो उसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश रूल से, यानी कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे तो ये जो पीरियड कहलाता है उनका जो हिंदुस्तान में दाखिल होना, फिर हिंदुस्तान पे धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाने का ये जो दौर था ये कहलाता है मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग पीरियड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। कहाँ? कि हिंदुस्तान, हमारे देश भारत पर। द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में किस तरह से तरक्की हुई, दुनिया किस तरह से तरक्की की राहों पर आगे बढ़ी। द डेवलपमेंट इंडिया डिड नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन। भारत में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी प्रोग्रेस हुई, हम उसको वर्ल्ड डेवलपमेंट से अलग नहीं कर सकते हैं। देयर वर a lot of changes taking place all over the globe simultaneously. जब हम वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए पूरी दुनिया में।
और वो चेंजेस जो पूरी दुनिया में आए, उन्होंने बाकी मतलब जैसे कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट हुआ उसने दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया, दूसरी कंट्री में कोई डेवलपमेंट हुआ उसने दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया। तो ये जो भी चेंजेस आए दुनिया में उसने एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी कब? 18वीं शताब्दी में। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो भी सामान थे, अशिया थी, चीज़ें थी, उनको मशीन की मदद से फैक्ट्रीज में बनाया जाने लगा, उनको तैयार करके फिर मार्केट में बेचा जाने लगा। एज इंग्लैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, और इन मशीन की वजह से जो भी प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स मार्केट, और जो लोग थे वो मार्केट्स की तरफ देखने लगे, यानी कि मार्केट्स को तलाश करने लगे अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए। फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने तैयार किए थे। सच मार्केट्स कुड बी फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया, और इन यूरोपियंस को जो मार्केट मिले थे वो उन्होंने अपने माल के सेल करने के लिए जो मार्केट तलाश किए थे वो भारत की कॉलोनीज में तलाश किए थे। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म रोज इन द 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म का जो जज्बा यानी कि देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो 19वीं शताब्दी में उसका लोगों में, यूरोप में जज्बा पैदा होने लगा। इट वॉज डिफाइंड बाई वंस फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म होता क्या है? ये एक ऐसी फीलिंग है, कैसी फीलिंग? फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी, किसकी तरफ? अपने देश की तरफ। While these development were taking place in other parts of the world, जब ये डेवलपमेंट दूसरे हिस्सों में होने लगे दुनिया के, तो इंग्लैंड ट्राई टू कंसोलिडेट इट्स होल्ड ओवर द इंडियन टेरिटरीज। तो इंग्लैंड ने सोचा कि जो इंडियन टेरिटरीज हैं उनको वो पूरी तरह से होल्ड कर ले, यानी कि पूरी तरह से उन पर काबिज आ जाए, उनको अपनी तरह से कंट्रोल कर ले, उन पर अपना कब्जा कर ले, ताकि उसका जो माल है उसके प्रोडक्शन के लिए उसको इंडियन मार्केट मिल जाए, वो अपने माल की प्रोडक्शन भारत में पूरी तरह से करने लगे, कोई और देश आके भारत में अपने माल को ना बेच सके। थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, किसके, और वो ऐसा किसके जरिए कर सकते थे? ऐसा वो कर सकते थे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में एक तरह से अपना साम्राज्य कायम कर लिया। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड रूल ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, और जो इनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसने भारत में क्या किया? भारत में पॉलिटिकल यूनिटी जो देन है, पॉलिटिकल यूनिटी किसकी वजह से? पॉलिटिकल यूनिटी आई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जिसकी शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने। कहाँ पर? इंडिया में। देयर बाई फोस्टर्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और इसी चीज़ ने जो नेशनलिज्म का जज्बा था उसको फोस्टर कर दिया। कब? 19वीं शताब्दी में। तो ये आज आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, ट्रांजिशन और डेवलपमेंट वाला। ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड, ये टॉपिक आज आपका फिनिश हो गया। और दूसरा टॉपिक जो आपका फिनिश हुआ है वो हुआ है डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्सेज फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम उसके बारे में कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं। तो ये टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप समझ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, उनको आपको सॉल्व करना है। एक पतली सी कॉपी बना लीजिएगा 100 पेजेस की। तो जो डेली होमवर्क हम आपको दे रहे हैं वो होमवर्क आपको उस कॉपी पर करना है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।